भारतीय सांविधिक आयोग पूना दिनांक 23 अक्टूबर 1928। साइमन कमीशन, इसके अध्यक्ष माननीय जॉन साइमन थे, इसलिए यह उनके नाम से लोकप्रिय है। उपस्थिति आयोग की केंद्रीय समिति राजा नवाब अली खां के सिवाय प्रांतीय समिति के और सभी सदस्य, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बम्बई समिति के एक सदस्य और डॉक्टर पीजी सोलंकी दलित वर्गों के प्रतिनिधि को बुलाया गया और उनसे पूछताछ की गई। चेयरमैन, मैंने अपने सहयोगियों को स्मरण करा देना चाहता हूं कि हमारे समक्ष ये दस्तावेज होने चाहिए। डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट ऑफ बॉम्बे की ओर से डॉक्टर अंबेडकर का बयान और डिप्रेस्ड इंडियन एसोसिएशन तथा सर्वेंट्स ऑफ सोमवंशी सोसाइटी का संयुक्त ज्ञापन। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना स्थान बदल लिया है क्योंकि वह हमारे बीच इस समय एक साक्षी के रूप में हैं। जैसा कि हम जानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर बम्बई कमेटी के एक सदस्य हैं। डॉक्टर सोलंकी, मेरा विचार है कि क्या आप या आपकी संस्था अन्य दस्तावेज देगी? डॉक्टर सोलंकी, मैं डॉक्टर अंबेडकर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से सहमत हूँ। डॉक्टर अंबेडकर, मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं कि इस प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों के लोगों की संख्या क्या है। क्या इस संबंध में आप हमारी सहायता कर सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार से दलित वर्गों के लोगों की संख्या बम्बई सरकार द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन के अनुसार लगभग 14,78,390 है, जो ज्ञापन के पृष्ठ 3 खंड 7 पर दी गई है। 3 वह कहती है, 1921 की जनगणना के अनुसार दलितों की संख्या 14,78,390 के करीब है, जिनमें मुख्य मांग, महार और होलिया सम्मिलित हैं। आपका इस संख्या के विषय में क्या विचार है? डॉक्टर अंबेडकर, आप देखेंगे कि मैंने ज्ञापन के पृष्ठ 39 पर यह संख्या लगभग 28 लाख बताई है। 4 क्या आप समझते हैं कि यह संख्या 28 लाख होनी चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर, है जी हाँ। 5 यह अंतर क्यों है? डॉक्टर अंबेडकर, सबसे पहले मैं यह कहना चाहूँगा कि बम्बई सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं, मैं समझता हूँ वे भारत की गणना 1921 खंड 8 बम्बई प्रेसिडेंसी भाग 2 से लिए गए हैं। इसकी तालिकाएं पृष्ठ 176 से आरंभ होती हैं, जबकि अपने ज्ञापन में मैंने जो आंकड़े दिए हैं वे भारत की जनगणना 1921 खंड 1 अध्याय 11 से लिए गए हैं। ये आंकड़े जनसंख्या निदेशक के हैं, जिसने विभिन्न प्रांतों से आंकड़े एकत्र किए हैं और उनके आंकड़े को मैंने ज्यों का त्यों ले लिया है। वे मेरे ज्ञापन के पृष्ठ 39 पर भारत में दलितों की संख्या या शीर्षक के अंतर्गत दिए गए हैं। इनमें प्रत्येक प्रांत में दलितों की संख्या दर्शाई गई है। आखिर इन दोनों तरह के आंकड़ों में इसी कारण से अंतर हैं। दरअसल ये आंकड़े चाहे केंद्रीय हों और चाहे प्रांतीय, पूरी तरह कभी सही नहीं हो सकते। वास्तव में यदि यह सम्मेलन भारत के जनगणना निदेशक की उन टिप्पणियों को देखे जिन्हें मैंने अपने ज्ञापन के पृष्ठ 39 पर शुरू में उद्धृत किया है, तो पता चलेगा कि दलितों की कुल अनुमानित संख्या बताने के बाद वह कहते हैं, देखिए ज्ञापन का पृष्ठ 39, देखिए इसी पुस्तक के पृष्ठ 426 से 37 पर पैरा 7 उद्धरण पैरा 193 इंच। तथापि हमें मोटे तौर पर लगाया गया अनुमान समझना चाहिए, क्योंकि इसमें 1 संबद्ध जातियों और जनजातियों की और 2 हाल ही में हिंदू धर्म में शामिल किए गए उन जनजातीय आदिवासियों की पूरी संख्या दी गई है, जिनमें से अधिकांश को अपवित्र माना जाता है। हम विश्वासपूर्वक दलितों की संख्या बता सकते हैं जिनका रक्त शुद्ध नहीं माना जाता है। वे संपूर्ण भारत में 5.5 करोड़ से 6 करोड़ के बीच हैं। फिर वह हर प्रांत के आंकड़े देते हैं। 6 आपको बुरा तो नहीं लगेगा यदि मैं सही आंकड़ों के संदर्भ में नहीं बल्कि 2 अवधारणाओं के बीच तुलना करके अपनी दुविधा दूर करना चाहूं? यह स्पष्ट है कि यदि कुछ अधिकारी जनसंख्या के विवरण की सत्यता के बारे में बोलते हुए कुल संख्या 14,78,000 बताते हैं और दूसरे अधिकारी भी बारीकी से कहते हैं कि यह संख्या 28 लाख के लगभग है, तो यह निश्चित है कि दूसरे अधिकारियों ने उन लोगों को अपने आंकड़ों में शामिल कर लिया होगा जिन्हें पहले अधिकारियों ने नहीं किया होगा।
डॉक्टर अंबेडकर है, ऐसा ही हुआ है और इसीलिए मैं सम्मेलन को बता देना चाहता हूं कि प्रांतीय आंकड़ों में कुछ उन जातियों को शामिल नहीं किया गया है जो वास्तव में अस्पृश्य जातियां हैं। 7. क्या हम इसे इस प्रकार कह सकते हैं? देखिए, कृपया मुझे बता दें कि मैं इसे ठीक से समझ पाया हूं या नहीं। मैं इसका यथासंभव अध्ययन कर रहा हूं, हालांकि मुझे आपकी और डॉक्टर सोलंकी की सहायता वांछित है। दलित वर्गों शब्द का तात्पर्य आप उन अस्पृश्यों से ले रहे हैं जो हिंदू हैं परंतु जिनका हिंदुओं के मंदिरों में प्रवेश वर्जित है। क्या यह ठीक है? डॉक्टर अंबेडकर है, जी हाँ। 8. दूसरे शब्दों में आप दलित वर्गों में केवल उन्हीं लोगों को सम्मिलित नहीं करते जिनका मैंने जिक्र किया है, बल्कि जरायम पेशा जातियों, पर्वतीय जनजातियों और अन्य लोगों को भी जिनका समाज में निम्न स्थान है और जो हिंदू परंपरा के अनुसार संकीर्ण दृष्टि से संभवतः अस्पृश्य नहीं हैं, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर है, ठीक है। 9. क्या यह संभावित दृष्टिकोण नहीं है? डॉक्टर अंबेडकर, हाँ, यह संभावित दृष्टिकोण है। 10. क्या यह इस बात का सही स्पष्टीकरण नहीं है कि किस कारण आप कुछ संदर्भों में उन दलित वर्गों को जो अस्पृश्य हैं और जिनका हिंदुओं के मंदिरों में प्रवेश वर्जित है, उन्हीं के एक निश्चित आंकड़े ले लेते हैं, जबकि दूसरी ओर आप कभी कभी इससे बड़े आंकड़े ले लेते हैं, जिनमें आप जरायम पेशा और पर्वतीय जनजातियों को भी शामिल कर लेते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार से ऐसा नहीं है, क्योंकि जो आंकड़े मैंने दिए हैं वे जरायम पेशा और पर्वतीय जनजातियों से भिन्न दलित वर्गों से संबद्ध हैं। 11. मैं आपको बता दूं, मेरे सामने ये 3 आंकड़े हैं। अस्पृश्यों के बारे में एक आंकड़ा 14,78,000 है जो 1921 की जनगणना से लिया गया है और जिसमें महार, ढेड़ आदि शामिल हैं। फिर मेरे पास जरायम पेशा जातियों की लंबी सूची है जिसका आंकड़ा 5,89,000 है। तीसरी सूची आदिम जातियों और पर्वतीय जनजातियों की है भी और ऐसे ही लोग इनमें हैं जो करीब 10 लाख हैं। यदि हम पहले आंकड़े में आदिम जातियों और जरायम पेशा जातियों की संख्या जोड़ दें तो इनका योग लगभग 28 लाख के आसपास बैठता है। डॉक्टर अंबेडकर, अपने ज्ञापन के पृष्ठ 39 पर जो उद्धरण मैंने दिया है उसे मैंने जनगणना निदेशक की टिप्पणी से लिया है। उससे मुझे आभास मिलता है कि ये आंकड़े केवल दलित वर्गों के बारे में हैं। मेरा विचार है कि जनगणना निदेशक ने जो आंकड़े एकत्र किए हैं और उनके माध्यम से जो मेरे ज्ञापन के पृष्ठ 39 पर उल्लिखित हैं, वह संख्या दलित वर्गों के बारे में है। 12. 1921 के लिए भारत के जनगणना निदेशक ने कहा है, पिछले कुछ वर्षों से समाज के एक वर्ग विशेष को दलित वर्ग कहा जाता है। जहां तक मुझे ज्ञात है, इस शब्द की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, न ही यह निश्चित है कि सही कौन इसके अधीन आते हैं। फिर वह शिक्षा संबंधी कुछ आलोचनाओं का उल्लेख करते हैं। आपका अभिप्राय क्या इसी पैरे से है? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, और इन सूचियों के अनुसार दलितों की संख्या 3 करोड़ 10 लाख बैठती है, अर्थात यह ब्रिटिश भारत के हिंदुओं और जनजातियों के लोगों की संख्या का 19% है। इस टिप्पणी के अनुसार ऐसा लगता है कि जनजातियों को दलित वर्गों में शामिल नहीं किया गया है। 13. मुझे पता नहीं, खैर यह व्याख्या भी संभव है और मैं समझता हूं कि आप इससे सहमत हैं कि एक संभावित व्याख्या यह है कि अस्पृश्यों का कम आंकड़ा उसी तरह का आंकड़ा है जैसा कि मैंने परिभाषित करने की कोशिश की है। मेरे विचार से आप सहमत होंगे कि यही संभावित विचार है। यह स्पष्ट है कि कई उद्देश्यों से उन लोगों के उत्थान के लिए प्रयत्नशील लोग जो अत्यंत दलित हैं, अपने सर्वेक्षण में लोगों की व्यापक संख्या को शामिल करना ही चाहेंगे, जिनमें जरायम पेशा व पर्वतीय जनजातियां शामिल हैं। क्या यह संभव है? डॉक्टर अंबेडकर, यह संभव है। 14. मैं आपको एक अन्य संभावित विचार बताता हूं। मैं कह नहीं सकता कि यह लागू होता है या नहीं। अपने दस्तावेज में पृष्ठ 39 पर आपने बिल्कुल सही कहा है कि यदि आप प्रांतीय आंकड़े भी जोड़ दें
तो सबका योग संपूर्ण भारत में 5.5 करोड़ से 6 करोड़ बैठता है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 15 मेरा ख्याल है कि आपने भारत में देशी राज्यों को भी जोड़ लिया है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, परंतु मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि ऐसा लगता है कि उन्होंने देशी राज्यों को शामिल नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने बड़ौदा के लिए अलग आंकड़े दिए हैं। 16 शायद उन्होंने 1-2 बड़े देशी राज्यों को शामिल कर लिया है। डॉक्टर अंबेडकर शायद आंकड़े ऐसे ही लगते हैं। 17 हम आंकड़ों पर ही इतना समय नहीं देना चाहते, क्योंकि सही आंकड़े भले ही 15 लाख हो या 20 लाख हो या 25 लाख हो, यह स्पष्ट है कि इन लोगों की संख्या बहुत बड़ी है और ये वे लोग हैं जिनकी ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर यहाँ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जिन आंकड़ों से ये लिए गए हैं वे प्रांतीय आंकड़े हैं। वे उस तालिका में हैं जिसमें सभी मुख्य भारतीय जातियों का उल्लेख है। यह कोई संपूर्ण तालिका नहीं है और इस तालिका में उल्लिखित विभिन्न जातियों के बारे में मुझे पता चला है कि इसमें लगभग उन 10 जातियों का तो नाम ही नहीं है जो निश्चय ही जातियां हैं। उन्हें भारत की मुख्य जातियों में शामिल नहीं किया गया है। 18 यदि आप दोनों सहमत होते हैं तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। आपने आंकड़ों संबंधी मुख्य बातों की ओर ध्यान दिलाया है और मेरा विचार है कि बेहतर यही होगा कि हम 100% सही आंकड़ों के पचड़े में न पड़े और इन आंकड़ों से यथाशीघ्र छुटकारा पा लें। तभी हम इन जातियों की स्थिति और इनके साथ किए जा रहे व्यवहार के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। अन्यथा हम इन आंकड़ों में ही लंबे समय तक उलझे रहेंगे। मैंने वही पूछा है जो मेरे विचार में संगत है और मैं समझता हूँ कि संकुचित दृष्टिकोण अपनाएंगे तो यह आंकड़ा 15 लाख होगा और यदि व्यापक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो यह 20 और 30 लाख के बीच होगा। मेरे विचार में आपने ऐसा ही कहा है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, परंतु इस शर्त के साथ कि बंबई की 10 जातियों को नहीं गिना गया है। चेयरमैन, हम असल बात पर आना चाहते हैं और वह है उनका प्रतिनिधित्व क्या कोई इन आंकड़ों में पड़ा रहना चाहता है? श्री राजा, क्या आप संतुष्ट हैं कि हम यह समझें कि आंकड़े कुछ कुछ ऐसे ही हैं? राव बहादुर राजा, कौन से आंकड़े? चेयरमैन, क्या आपका विचार है कि हम वास्तव में महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करें जो उनके प्रतिनिधित्व से संबंधित है और यह मान लें कि बंबई प्रेसिडेंसी में 1921 की जनगणना में 15 लाख का आंकड़ा दिया गया है, परंतु जैसा मैंने पहले भी कहा, दलितों की संख्या बहुत संकुचित दृष्टिकोण अपनाकर बताई गई है। वे धर्म की दृष्टि से अस्पृश्य हैं, परंतु जैसा कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा है कि यदि आप सही और उदार दृष्टिकोण अपनाएं तो वास्तविक आंकड़े 20 से 30 लाख के बीच हैं। क्या यह सही नहीं है? राव बहादुर राजा, जी हाँ, यह ठीक है। चेयरमैन, क्या इस बारे में कोई कुछ और कहना चाहता है? 19 कर्नल लेन फॉक्स, जो 2 ज्ञापन हमें मिले हैं वे किन आंकड़ों पर आधारित हैं? प्रत्येक ज्ञापन में आपने दलितों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व मांगा है। एक ज्ञापन में आप वयस्क मताधिकार की मांग करते हैं और आपने सेना, नौसेना और अन्य नौकरियों में विशेष भर्ती की मांग की है। यदि आप यह आदिम जातियों और जरायम पेशा जातियों के लिए भी मांगते हैं तो स्पष्टतः यह बहुत बड़ी बात है। यह सुविधाएं आपने बड़ी संख्या के लिए मांगी हैं या छोटी संख्या के लिए? डॉक्टर अंबेडकर, मैंने यह दलित वर्गों के लिए मांगी हैं। 20 आदिम जातियों और जरायम पेशा जातियों के लिए भी? डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं, मैं नहीं समझता कि उन्हें वयस्क मताधिकार देना संभव होगा। 21, परंतु आप बड़ी संख्या का उल्लेख करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मान रहा हूं कि मैंने अपने ज्ञापन में जो संख्या दी है उसमें आदिम जातियां और पर्वतीय जनजातियां भी शामिल हैं। मैं अब भी यही कहता हूं कि यदि सही हिसाब लगाया जाए तो मैंने जो आंकड़े दिए हैं वे दलित वर्गों से संबंधित हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि दूसरा दृष्टिकोण भी संभव हो सकता है। चेयरमैन, मैं केवल एक बात और कहना चाहता हूं। माननीय आर्थर फ्रूम इसकी पुष्टि करेंगे। मैंने देखा है
मूडीमैन कमेटी सुधार जांच कमेटी 1925 की रिपोर्ट के पैरा 64 में संलग्न तालिका में यह संख्या 28 लाख दी गई है। 22 माननीय हरिसिंह गौड़ डॉक्टर अंबेडकर, क्या आप दलित वर्गों और अस्पृश्यों को एक दूसरे का पर्याय मानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 23 दलित वर्गों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व मांगते समय क्या आप केवल अस्पृश्यों के ही लिए इसकी ही मांग करते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 24 आपका कहना है कि कुछ आदिम जातियां अस्पृश्य नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर, हो सकता है कि कुछ भागों में वे हों, मैं उनकी पैरवी नहीं करता। 25 वे अस्पृश्य नहीं है, जरायम पेशा जातियां भी अस्पृश्य नहीं हैं। डॉक्टर अंबेडकर, उनमें से कुछ हैं। 26 कुछ हैं, लेकिन जाति के रूप में नहीं। डॉक्टर अंबेडकर, जरायम पेशा जातियों का शेष हिंदुओं से इतना कम सामाजिक संपर्क होता है कि इस विषय पर कोई निश्चित बात कहने का कोई आधार नहीं है, परंतु यदि उनका संपर्क होता तो वे अस्पृश्य ही माने जाते। 27 कुछ ऐसी जातियां हैं जो स्पृश्यता और अस्पृश्यता के बीच खड़ी हैं। डॉक्टर अंबेडकर, मेरा विचार है कि वे अस्पृश्यों से भी नीचे हैं। 28 नहीं, सामाजिक स्थिति में ऊंची एक ऐसी जाति है जो अर्ध अस्पृश्य है। डॉक्टर अंबेडकर, मैं कह नहीं सकता, परंतु मैं समझता हूं कि जरायम पेशा जातियों के बारे में हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं कि वे अस्पृश्य हैं या नहीं, क्योंकि मुख्य हिंदुओं और जरायम पेशा जातियों के बीच संपर्क नाम मात्र का होता है। 29 जरायम पेशा और आदिम जातियों को छोड़ दें, मैं अब अस्पृश्यों की बात कर रहा हूँ। स्वयं अस्पृश्यों में भी अंतर है, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अर्ध अस्पृश्य माने जाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर, दोनों साक्षी, जी नहीं। 30 मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, चमारों की क्या स्थिति है? डॉक्टर अंबेडकर, वह पूरी तरह अस्पृश्य हैं। 31 उतना ही जितना महार? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 32 क्या आपको इसका विश्वास है? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, यदि आप साझे पनघट और मंदिर प्रवेश को मापदंड माने। 33 जी नहीं, मेरा अस्पृश्यता से आशय है कि छू जाने से सवर्ण हिंदू अपवित्र हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर, ठीक है, आप मंदिर प्रवेश और कुएं को मापदंड मान सकते हैं। चेयरमैन, आखिरकार हम बुनियादी तौर पर संवैधानिक और राजनीतिक जांच पड़ताल कर रहे हैं, सामाजिक प्रथाओं और ऐसी धार्मिक परंपराओं को जिनकी जड़ें बहुत गहरी हैं, किसी आयोग द्वारा एक दिन में दूर नहीं किया जा सकता। यह एकदम साफ बात है। दलित वर्गों का अर्थ है अस्पृश्य जातियां, वे जातियां जिनका मंदिर प्रवेश वर्जित है और जिन्हें स्कूलों, धर्मशालाओं आदि की सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, जैसा कि माननीय हरसिंह गौड़ ने कहा है। जरायम पेशा व पर्वतीय जनजातियां और इसी तरह के लोग जो भारत में रहते हैं और राजनीतिक और संवैधानिक दृष्टि से इनके साथ वे भी जो सभ्यता में पिछड़े हैं, उनकी ओर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। माननीय हरिसिंह गौड़, हिंदू 4 वर्णों में विभक्त हैं, शूद्रों का मंदिर प्रवेश वर्जित है। चेयरमैन, मेरे विचार में यह हम सब समझते हैं, तथापि हम हिंदू धर्म के लिए कोई कानून नहीं बना रहे हैं, बल्कि ब्रिटिश भारत के ढांचे पर विचार कर रहे हैं, जो बिल्कुल अलग बात है। 34 उस आंकड़े के आधार पर आप कौन से मार्ग को उचित ठहराना चाहते हैं जिसके द्वारा भारत के संविधान में, खासकर बम्बई प्रेसिडेंसी के संविधान में, इन लोगों के लिए व्यवस्था की जाए? डॉक्टर अंबेडकर, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हम दावा करते हैं कि हमें हिंदुओं से अलग एक विशिष्ट अल्पसंख्यक माना जाए। अभी तक हमें हिंदुओं में शामिल करके हमारे अल्पसंख्यक स्वरूप को छिपाया गया है, परंतु वास्तव में दलित वर्गों और हिंदुओं के बीच कोई संपर्क नहीं। इसलिए सम्मेलन के सामने पहली बात मैं यह रखना चाहता हूं कि हमें एक विशिष्ट और स्वतंत्र अल्पसंख्यक माना जाए। दूसरे, मैं यह कहना चाहूँगा कि ब्रिटिश भारत में दलित वर्गों के अल्पसंख्यक वर्ग को किसी अन्य अल्पसंख्यक वर्ग की अपेक्षा कहीं अधिक राजनीतिक संरक्षण की आवश्यकता है।
क्योंकि शिक्षा की दृष्टि से दलितों का अल्पसंख्यक वर्ग बहुत पिछड़ा है, अर्थात आर्थिक दृष्टि से निर्धन है, सामाजिक दृष्टि से बंधा हुआ है और ऐसी राजनीतिक विवशताओं से ग्रस्त है जिनसे कोई अन्य वर्ग ग्रस्त नहीं है। हम मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग की तरह का प्रतिनिधित्व चाहते हैं। हम आरक्षित सीटें चाहते हैं, यदि वे वयस्क मताधिकार के साथ दी जाएं। 35 और यदि वयस्क मताधिकार न हो तो डॉक्टर अंबेडकर, तब हम पृथक निर्वाचक मंडल की मांग करेंगे। तब हम यदि संभव हो तो संविधान में कतिपय रक्षोपायों की व्यवस्था करना चाहेंगे, या हम चाहेंगे कि इन रक्षोपायों को दलित वर्गों की शिक्षा तथा सरकारी सेवाओं में उनके प्रवेश संबंधी गवर्नर के करार में उन्हें सलाह के रूप में स्थान दिया जाए। 36, क्या हम डॉक्टर सोलंकी से पूछ सकते हैं कि वे इन मुद्दों पर सहमत हैं? डॉक्टर सोलंकी, मैं सभी मुद्दों पर सहमत हूँ। 37, तब हम ऐसा समझें कि आप दोनों महानुभावों का यही विचार है। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 38, क्या यह सुविधाजनक रहेगा कि मैं इन मुद्दों पर 1-2 प्रश्न करूं? आपका दावा है कि यद्यपि दलित वर्गों को हिंदुओं में शामिल किया गया है, तथापि क्या उनको संविधान की दृष्टि से उन जातियों से जो हिंदू मानी जाती हैं, एक विशिष्ट और पृथक समुदाय माना जाए? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 39, क्या यह इस आधार पर है कि आपके विचार से दलित वर्गों को ऊंची जाति के हिंदुओं से यह अपेक्षा नहीं है कि वे उनके हितों का संतोषजनक प्रतिनिधित्व कर सकेंगे? डॉक्टर अंबेडकर, यह तो एक पहलू है, बल्कि सही बात तो यह है कि हमें हिंदू समाज का अंग नहीं समझा जा सकता। 40, मैं समझता हूँ कि आप इस महाद्वीप के प्राचीन निवासियों से संबद्ध हैं। डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार से यह एक दृष्टिकोण है। 41, हम विस्तार में नहीं जाते। ऐसा माना जाता है कि आप आर्यों से भी पहले के हैं। डॉक्टर अंबेडकर, मुझे ज्ञान नहीं है, एक विचार यह भी है। 43, मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछता हूँ, क्योंकि हिंदुओं के कई प्रतिष्ठित नेता हैं। मैं कोई नाम नहीं लूंगा जिन्होंने दलित वर्गों के बारे में निसंदेह गहरी रुचि दिखाई है। इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, इस बारे में लोग बहुत सी बातें करते हैं। 44, मैं जानता हूँ, परंतु यह आपका विचार है। आप कहते हैं कि संवैधानिक दृष्टि से आपको विशिष्ट और पृथक समुदाय माना जाए। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 45, जहाँ तक प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, मैंने अनुभव किया है कि चाहे वयस्क मताधिकार हो या न हो, लगता है आप मनोनयन के विचार से सहमत नहीं हैं। आप चुनाव चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 46, क्या आप दोनों का यही विचार है? डॉक्टर सोलंकी, जी हाँ। 47, इसका मतलब यह है कि आपको मतदाता सूची तैयार करनी होगी। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 48, और आपको यह निश्चित करना होगा कि जो व्यक्ति मत देने के लिए आता है वह वही व्यक्ति है जिसका नाम सूची में दर्ज है। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ। 49, डॉक्टर अंबेडकर, क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि जिन लोगों को आप दलित जातियां कहते हैं उनमें कितने प्रतिशत पढ़ सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, एक अलग ज्ञापन में जिसे मैंने बम्बई प्रेसिडेंसी में शिक्षा आयोग को दिया है, यह संख्या बताई है। 50, मेरा विचार है यह तो बहुत कम अनुपात है। डॉक्टर अंबेडकर, बेशक। 51, एक शिकायत यह भी है कि वे अन्य भाग्यशाली लोगों की भांति स्कूल नहीं जा सकते। डॉक्टर अंबेडकर, बिल्कुल ऐसी ही बात है। 52, तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि चुनाव कराया जाता है तो मतदान में लगभग सभी ऐसे लोग मतदान करेंगे जो स्वयं मतपत्र को समझते भी नहीं। डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, यह बात आज भी अधिकांश मतदाताओं पर लागू होती है। 53, यह बात सही है। अब आप मुझे यह बताएं कि बम्बई प्रेसिडेंसी में आप दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखने का सुझाव देंगे? डॉक्टर अंबेडकर, जो योजना मैंने तैयार की है उसमें मैंने 140 में से 22 सीटें मांगी हैं।
54 क्या आप यह सुझाव देना चाहते हैं कि बम्बई परिषद के लिए सभी निर्वाचित सदस्यों की संख्या 140 हो, तो जिस समुदाय की आप बात कर रहे हैं उसे 22 निर्वाचित स्थान मिलने चाहिए? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 55 और यदि हम आपका दूसरा विकल्प लें तो वयस्क मताधिकार नहीं होगा, तब आप अलग निर्वाचक मंडल की मांग करेंगे, आप फिर भी 22 सीटें चाहेंगे? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 56 मैं आपसे एक बात और पूछूंगा। मैं समझता हूँ कि श्री राजा स्वयं आपसे सामाजिक स्थिति जानने के लिए कुछ और प्रश्न पूछना चाहेंगे। इस समय बम्बई प्रेसिडेंसी में दलित वर्गों के 2 सदस्य हैं जो दलित वर्गों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत किए गए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ऐसी ही बात है। 57 आप उनमें से एक हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 58 और डॉक्टर सोलंकी दूसरे हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 59 क्या इसका आधार डॉक्टर अंबेडकर जी मुझे ऐसा ही लगता है। 60 मेरे विचार में आपने साउथबरो कमेटी के समक्ष साक्ष्य दिया था। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 61 उस कमेटी के समक्ष दिया गया आपका साक्ष्य मैं पढ़ रहा था और मैं यह देख रहा था कि आपने तब दलित वर्गों के कितने सदस्य बताए थे। मेरे ख्याल से आपने अपने ज्ञापन के पृष्ठ 39 की टिप्पणी में लिखा है कि साउथबरो कमेटी ने बम्बई प्रेसिडेंसी में दलितों की संख्या 5,7,7,000 बताई है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 62 मेरे ख्याल से आपका विचार है कि वह एक गलती थी। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, एक बहुत बड़ी गलती थी। 63 क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उन्होंने यह संख्या कैसे निकाली? क्या आप कुछ जानते हैं? डॉक्टर अंबेडकर मेरे विचार में उन्होंने उन जातियों की एक छोटी सी तालिका बनाई जिनका स्पर्श मात्र अपवित्र कर देता है। 64 यह दलित वर्गों की और भी संकुचित परिभाषा है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 65 श्री हॉटसहोर्न इस टिप्पणी में आपने साउथबरो कमेटी के 5,77,000 की संख्या का उल्लेख करते हुए कहा है कि उस प्राधिकारी के अनुसार जिस पर साउथबरो कमेटी ने विश्वास किया है 1911 में बम्बई प्रेसिडेंसी में दलितों की संख्या 2,145,000 थी। डॉक्टर अंबेडकर जनगणना में 66 आपने उसी प्राधिकारी पर विश्वास किया था। मैं यही जानना चाहता था। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, यदि मुझे ठीक से याद है तो प्राधिकारी ने 2 अलग अलग पृष्ठों पर 2 अलग अलग आंकड़े दिए हैं। एक पृष्ठ पर उसने कम संख्या दिखाई है और जब साउथबरो कमेटी की रिपोर्ट छपी तो हमने बम्बई सरकार से इस अनुमान के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। 67 चेयरमैन मेरे विचार में 21 लाख का आंकड़ा बिल्कुल स्पष्ट है। 1921 की जनगणना में अस्पृश्यों की संख्या जो 14,78,000 थी को जरायम पेशा जातियों की संख्या जो 6,23,000 थी के साथ जोड़ दिया गया और इन दोनों को मिलाकर यह संख्या 2,100,000 हो जाती है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 68 इसमें आदिम जातियां और पर्वतीय जनजातियां नहीं हैं, वे छोड़ दी गई हैं। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 69 श्री मिलर मैं कुछ देशी राज्यों की स्थिति के बारे में जानना चाहूँगा, बड़ौदा और एक अन्य राज्य में जहाँ कुछ विशेष सुविधाएं बताई गई हैं, क्या वे विशेष सुविधाएं शिक्षा संबंधी सुविधाओं के अलावा भी कुछ हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं, उनके अलावा कुछ नहीं। 70 क्या आप देशी राज्य में नौकरी पा सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर मेरे विचार में यह बहुत मुश्किल होगा। 71 क्या आप सरकारी सेवा में नियुक्तियां लेने के विशेष रूप से इच्छुक हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, निश्चित रूप से। 72 ऐसा क्यों? डॉक्टर अंबेडकर इस विषय पर मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक विधि प्रशासन का सवाल है, हमारा अनुभव बड़ा कड़वा है। मैं पूरा बल देकर कहना चाहूँगा कि अनेक मामलों में कानून दलितों के विरुद्ध लागू किया जाता है। मैं जिले का नाम बताए बिना एक जिले में हुई एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा।
बम्बई सरकार प्रतिवर्ष कुछ निश्चित शर्तों पर गांव वालों को जंगलात की कुछ जमीन खेती के लिए देती है। हमें पता चला कि जंगलात की इस भूमि के आवंटन में दलित वर्ग के लोग टुकुर टुकुर देखते रह जाते हैं। एक व्यक्ति को, जो एक श्रमिक था और प्रायः भूमिहीन था या उसके पास बहुत कम भूमि थी और जो अपनी आर्थिक दशा सुधारने की कोशिश में था, को जंगलात की भूमि में कोई हिस्सा नहीं मिला। मामलादारों ने, जिन्हें इस भूमि के वितरण का कार्य सौंपा गया था, सवर्ण हिंदुओं के साथ पूरा पक्षपात किया और दलित वर्गों की उपेक्षा की। एक जिले में पिछले साल हमने संगठन बनाया और उस जिले के असिस्टेंट डिप्टी कलेक्टर के पास एक प्रतिनिधिमंडल भेजा और उस जंगलात की जमीन के बारे में अपनी शिकायतें बताईं। उसने मामलातदारों को एक परिपत्र भेजा जिसमें कहा गया कि दलितों की अर्जियों पर गौर किया जाए। कुछ मामलातदारों ने यह जताने के लिए कि वे परिपत्र पर अमल कर रहे हैं, कुछ जमीन दलितों को भी दे दी, परंतु हमने देखा कि उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया था। कागज पर उन्होंने दलितों को कुछ जमीन दे दी और सवर्ण हिंदुओं को बहुत कम जमीन दी, परंतु जब वास्तविकता सामने आई तो हमें पता चला कि जो जमीन दलित वर्गों को दी गई थी वह चट्टानों से भरी थी और खेती के लायक नहीं थी। दलित वर्ग के लोग उसे किसी तरह भी नहीं लेंगे और सवर्ण हिंदुओं को दी गई जमीन, जो क्षेत्रफल में यद्यपि कम थी तथापि वह खूब उपजाऊ थी। मेरे विचार में यह अधिकारियों को दिए गए प्रशासनिक अधिकार का घोर दुरुपयोग है और व्यक्तिगत रूप से मैं विधि के अधिक चालाकी भरे प्रशासन की अपेक्षा विधि के अधिक सदाशिवपूर्ण प्रशासन को कहीं अधिक महत्व देता हूँ। 73 चेयरमैन, मेरे विचार में जो आपने हमें बताया है वह काफी रोचक है, परंतु हम उसे अपनी इस जांच पर लागू नहीं कर सकते क्योंकि इस आयोग का यह काम नहीं है कि वह रोजमर्रा के प्रशासन में दखलंदाजी करे। डॉक्टर अंबेडकर जी, नहीं। 74 आप अपने इस विचार के समर्थन में ये दलील दे रहे हैं कि दलित वर्गों को पूरा प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर सेवाओं में। 75 क्या यह आपका विचार है? डॉक्टर अंबेडकर, मेरा यही विचार है। इस प्रेसिडेंसी के न्यायालयों में वास्तव में जो होता है उसके कुछ उदाहरण मैं देना चाहूँगा। मुझे एक अदालत में दलित वर्ग के एक व्यक्ति की पैरवी करने का मौका मिला और मुझे यह देखकर बड़ी हैरानी हुई कि उस व्यक्ति को अदालत से बाहर एक खिड़की के पीछे दीवार से परे खड़ा रहना पड़ा और वह अंदर नहीं आता था क्योंकि उसने कहा, जहाँ तक आपका संबंध है यह ठीक है, लेकिन मैं अदालत के भीतर आ गया तो आपके जाने के बाद मेरा सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाएगा। 76 वह मुवक्किल था जो भीतर नहीं आना चाहता था। डॉक्टर अंबेडकर, जो अंदर आने की हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। 77 वह किस प्रकार के सामाजिक बहिष्कार की बात सोच रहा था? डॉक्टर अंबेडकर, सामाजिक बहिष्कार ऐसा होता है कि यदि वह गांव में जाता तो उसका बहिष्कार कर देते, कोई उसे अनाज नहीं देता, गांव वाले उसे उसकी सेवाओं का कोई मेहनताना नहीं देते, उसे गांव में घुसने ही नहीं दिया जाता। दलित वर्गों के लोग गांव की सीमा पर ही रहते हैं, बीच में नहीं। 78 आपका कहना है कि वह मौके पर अदालत आने से डरता था क्योंकि वह सोचता था कि बाद में गांव के उसकी अपनी जाति के लोग नहीं, सवर्ण लोग यह कहेंगे कि वह वहां चला गया जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर, निश्चित रूप से, क्योंकि उसका यह काम उसकी सामाजिक हैसियत से परे होता। 79 यह ऐसा एक ही मामला है, क्यों? डॉक्टर अंबेडकर, यह मेरा अपना अनुभव है, परंतु मेरे विचार में बम्बई उच्च न्यायालय के इस आशय के परिपत्र से कि दलित वर्गों के लोगों को अदालतों में आने दिया जाए, लगता है कि ऐसी बात कभी कभार ही होती है, उस परिपत्र का भी कोई कारण होगा। 80 श्री मिलर, एक और बात भी पूछना चाहूँगा, यदि परिषद में आपको 22 सीटें मिल जाती हैं, तो क्या आप 22 योग्य व्यक्ति ला सकेंगे? डॉक्टर अंबेडकर, जी हाँ, मेरे विचार से हम ला सकते हैं। 81 खान साहेब अब्दुल लतीफ, क्या आप सम्मेलन के सदस्यों को बताएंगे कि बम्बई परिषद में जब किन्हीं कारणों से अल्पसंख्यकों का अधिकारी समूह हट जाता है तो अल्पसंख्यकों का क्या हाल होता होगा?
डॉक्टर अंबेडकर, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अल्पसंख्यकों की हालत खस्ता ही होगी। 82 क्या उन्नत जाति के मंत्री महोदय उन परियोजनाओं पर अथवा मुसलमानों, गैर ब्राह्मणों या दलित वर्गों की भावनाओं की ओर कोई ध्यान देते हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 83 क्या अल्पसंख्यक बंबई विधान परिषद में कोई विधेयक पास करवा सकते हैं या उसे पेश कर सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, ऐसे अफसर ना के बराबर हैं। 98 सरदार मजूमदार, क्या यह सच नहीं है कि दलित वर्गों में भी अनेक जातियां हैं जो दलित वर्ग कहलाती हैं, अर्थात दलित वर्गों में भी भिन्न भिन्न जातियां हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 99 क्या आप मुझे उन जातियों की अनुमानित संख्या बता सकते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार से आपको वह संख्या जनगणना के आंकड़ों में मिल जाएगी जहां विभिन्न जातियों को अस्पृश्य दिखाया गया है। 100 उन विभिन्न जातियों की संख्या क्या है? डॉक्टर अंबेडकर, जनगणनानुसार लगभग 1 दर्जन। 101 बंबई में दलित वर्गों में कितनी जातियां शामिल हैं? डॉक्टर अंबेडकर, लगभग सभी जातियां। 102 तब विभिन्न जातियों के सदस्य आपके संगठन के सदस्य हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ, यह एक सामान्य संस्था है जिसमें सभी दलित वर्ग शामिल हैं। 103 ताकि उन सभी को दलित वर्गों में शामिल कर लिया जाए। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 104 क्या आपने भीलों और वाडियाओं और अन्य लोगों के दावों पर विचार कर लिया है? डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं। 105 आप उन अल्पसंख्यकों के संरक्षण के बारे में क्या कहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर, मेरे विचार से उन्हें भी प्रतिनिधित्व देकर कुछ संरक्षण प्रदान किया जाए। 106 क्या आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि पिछड़े वर्गों में भी कुछ जातियां ऐसी हैं जो अल्पसंख्यक हैं? डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 106 का तो क्या इस संविधान में उनके हितों की रक्षा के लिए कोई प्रावधान है? चेयरमैन, जिन जातियों का आपने उल्लेख किया है, क्या उनको हिंदुओं के मंदिरों में जाने की मनाही है? सरदार मजूमदार जी नहीं, वे मंदिर जा सकते हैं। चेयरमैन, आज हम वास्तव में अस्पृश्यों और उन लोगों के मामले पर विचार कर रहे हैं जिन्हें हिंदुओं के मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता। मेरे विचार में हम उन पिछड़े वर्गों के प्रश्न पर विचार नहीं कर सकते जिन्हें हिंदुओं के मंदिरों में जाने दिया जाएगा। सरदार मजूमदार, मेरा कहना यह है कि पिछड़े वर्गों में भी विभिन्न अल्पसंख्यक जातियां हैं। उपयुक्तता के प्रश्न से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम तो यहाँ पर सभी अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए हैं। चेयरमैन, निश्चित रूप से। सरदार मजूमदार, उसी दृष्टि से मैंने यह प्रश्न पूछा था। चेयरमैन, मैं आपका तुरंत समाधान कर देता हूँ। भारत अल्पसंख्यकों से भरा पड़ा है और आपने उनमें से कुछ का जिक्र किया है, परंतु आज हमें केवल दलित वर्गों के बारे में विचार करना है। सरदार मजूमदार, ठीक है महोदय। 107 सैयद मीरान मोहम्मद शाह, आपने अभी कहा है कि आप उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व चाहते हैं जितना मुसलमानों को प्राप्त है। डॉक्टर अंबेडकर जी हाँ। 108 क्या आपको इसीलिए चाहिए कि यह मुसलमानों को प्राप्त है? क्या यह आपके लिए न्यायसंगत है? डॉक्टर अंबेडकर, मुझे यह बात न्यायसंगत लगती है। मैं विधायिका की सदस्य संख्या के अनुसार अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को बिल्कुल स्वीकार नहीं करता, क्योंकि मुझे यह ऐसा लगता है कि जैसे विधायिका कोई संग्रहालय हो जिसमें हमें विभिन्न समुदायों के विभिन्न नमूने रखने हों। एक विधान परिषद संग्रहालय से अधिक है। उदाहरण के लिए यह एक ऐसा स्थान है जहां सामाजिक लड़ाइयां लड़नी होती हैं, विशेषाधिकारों को समाप्त करना होता है और अधिकारों को प्राप्त करना होता है। अब यदि एक विधान परिषद की यही अवधारणा है तो मेरे विचार में अल्पसंख्यकों को संख्या के अनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व से बांधना उचित नहीं होगा।
इसका अर्थ यह होगा कि आप किसी अल्पसंख्यक वर्ग को सदा के लिए अल्पसंख्यक रहने पर ही मजबूर कर रहे हैं और उसे बहुसंख्यक वर्ग के कार्यों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक शक्तियां नहीं देना चाहते। 109 यदि मताधिकार को ग्रामीण क्षेत्रों के स्थानीय बोर्डों तक ही सीमित कर दिया जाए तो क्या आप संतुष्ट होंगे? डॉक्टर अंबेडकर: ठीक है, मैं सचमुच वयस्क मताधिकार के लिए आग्रह करूंगा। मताधिकार अर्हता जितनी कम होगी उतना ही अच्छा होगा। उस सिद्धांत के आधार पर मैं किसी भी न्यूनीकरण को स्वीकार करूंगा, परंतु मैं निश्चय ही यह नहीं कहूंगा कि मैं उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। 110 तब आप वयस्क मताधिकार को आदिम जनजातियों, जरायम पेशा और पर्वतीय जनजातियों पर भी लागू करेंगे? डॉक्टर अंबेडकर: जी हाँ, मैं ऐसा सोचता हूँ। 111 क्या आप करेंगे? डॉक्टर अंबेडकर: जी हाँ। 112 क्या आप उन्हें वयस्क मताधिकार नहीं देना चाहेंगे और उनके लिए मनोनयन की व्यवस्था और स्वयं वयस्क मताधिकार लेंगे? डॉक्टर अंबेडकर: मैं एक बात कहूँ, जरायम पेशा जातियों को वयस्क मताधिकार देना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अपने व्यवसाय के कारण वे ऐसे लोग हैं कि अपने समुदाय के हितों में ही अधिक रुचि रखते हैं। वे उन साधनों के बारे में भी ज्यादा सोच विचार नहीं करते जिनके द्वारा वे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। परंतु मेरे विचार में आदिम जनजातियों को मताधिकार देने में कोई हर्ज नहीं है। 113 क्या उन्हें मताधिकार दिया जाए या उनके हितों की रक्षा मनोनयन द्वारा की जाए? डॉक्टर अंबेडकर: किसी न किसी तरह उनकी रक्षा की जानी चाहिए। यह कैसे की जाए, इसके पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता। मेरे विचार में प्रत्येक व्यक्ति के पास यह समझने की बुद्धि है कि उसे वास्तव में क्या चाहिए। साक्षरता का इससे कोई सरोकार नहीं। कोई व्यक्ति अनपढ़ होने के बावजूद बहुत बुद्धिमान हो सकता है। 114 क्या आप ऐसा नहीं समझते हैं कि इस पृथक प्रतिनिधित्व से सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा? यह कहा जाता है कि सांप्रदायिक तनावों का कारण पृथक प्रतिनिधित्व और पृथक निर्वाचक मंडल है। क्या आपका ऐसा विचार है? डॉक्टर अंबेडकर: यदि मान भी लें कि इससे तनाव बढ़ेगा, परंतु फिर भी मेरे विचार में आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। इससे तनाव उत्पन्न होता है, यह विवादास्पद है, परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता है, जबकि हमारा समाज जातियों और संप्रदाय में बंटा है। 115 क्या आप नहीं समझते कि तनाव का यही मुख्य कारण है? डॉक्टर अंबेडकर: मैं ऐसा नहीं समझता, परंतु मैं इतना कहूँगा कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के कारण संप्रदायों के मुखिया समझौतों के लिए अपेक्षाकृत कम तैयार होते हैं। यह मेरा विचार है, किंतु मैं ऐसा नहीं सोचता कि इससे सांप्रदायिक दंगे होते हैं। मेरे ख्याल से इनका कोई और कारण है। 116 सैयद भराम मोहम्मद शाह: क्या आप ऐसा सुझाव नहीं देंगे कि सरकारी लोगों को हटाकर और सरकारी लोगों को मनोनीत किया जाए? डॉक्टर अंबेडकर: मैं मनोनयन नहीं चाहता। 117 मेजर एटली: क्या उद्योगों, कपड़ा मिलों आदि में दलित वर्गों के लोग काम कर रहे हैं? डॉक्टर अंबेडकर: सर्वत्र दलित वर्गों के सभी लोग श्रमिक हैं। 118 आप मेरी बात नहीं समझे, मैं उद्योगों की बात कर रहा हूं। दलित वर्गों के लोग अधिकांशतः गांवों में किन्हीं धंधों में लगे होते हैं, परंतु क्या दलित वर्गों की बड़ी संख्या उद्योगों में कार्यरत है? डॉक्टर अंबेडकर: उनकी संख्या बहुत अधिक है। 119 बंबई जैसे शहर में भी उनकी संख्या अधिक है क्या? डॉक्टर अंबेडकर: जी हाँ। 120 क्या वे यहाँ आने पर किसी सीमा तक अस्पृश्य नहीं रहते? डॉक्टर अंबेडकर: जी नहीं। मैं यह बता दूं कि दलित वर्ग के व्यक्ति को बुनाई विभाग में, जहाँ सबसे अधिक पैसा मिलता है, नहीं रखा जाता। उसे केवल कताई और अन्य विभागों में रखा जाता है। 121 क्यों?